नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों और मेरे शिक्षक साथियों। मैं हिंदी आ मध्य प्रदेश क्षेत्र के जो प्रश्न पत्र हैं उस प्रश्न पत्र का आप लोगों को उत्तर कुंजी बनाकर दे रहा हूँ। आपको उसके सही उत्तर बता रहा हूँ। मतलब जो एमसीक्यू हैं उनके सही उत्तर मैं आपको बता रहा हूँ। आप मैच कीजिएगा कि कितने आपके सही हैं या आपके छात्रों के कितने उत्तर सही हैं। तो सबसे पहले था अपठित गद्यांश। हम उसके एमसीक्यू देख लेते हैं। पहला एमसीक्यू था कथन और कारण को आपको पढ़कर क्या करना था, उसका उत्तर बताना था। आपको उत्तर देना था कि इसमें से उपयुक्त विकल्प कौन सा है। इलेक्ट्रॉनिक्स प्रक्रिया में ईंधन तैयार करना सर्वोत्तम है। ईंधन बनाए जाने की यह प्रक्रिया कार्बन उत्सर्जन से रहित होती है। आपको ये बताना था। चार विकल्प मौजूद थे। कथन गलत है किंतु कारण सही है। कथन और कारण दोनों गलत है। कथन सही है और कारण कथन की सही व्याख्या नहीं करता है। कथन सही है और कारण कथन की सही व्याख्या करता है। तो सही उत्तर आएगा आपका डी। कथन सही है और कारण कथन की सही व्याख्या करता है। प्रश्न 2 था ग्रीन फ्यूल कौन सा होता है। हरी वनराशि को पीसकर तैयार किया गया ईंधन, पानी और प्राकृतिक ऊर्जा से मिली बिजली से तैयार ईंधन, जीवाश्म ईंधन से इलेक्ट्रोलाइज करके तैयार ईंधन या कार्बन उत्सर्जन को नकारते हुए तैयार किया सस्ता ईंधन। तो यहाँ सही उत्तर आएगा बी। पानी और प्राकृतिक ऊर्जा से मिली बिजली से तैयार ईंधन। प्रश्न क्रमांक 3 था पृथ्वी में मौजूद समस्त हाइड्रोजन और ग्रीन हाइड्रोजन को ग्रीन हाइड्रोजन क्यों नहीं कहा जा सकता। धरती पर उपलब्ध अन्य तत्वों के साथ गुथा हुआ है, इस कारण से। पानी से मिले अन्य पदार्थ अलग करना असंभव है, इसलिए। हाइड्रोजन को तोड़ने से प्रदूषण से बचना कठिन है, इसलिए। और आज चारों तरफ हरियाली का पर्याप्त अभाव है, इसलिए। तो यहाँ पर सही उत्तर आने वाला है आपका। देखिए ये दो विकल्प बिल्कुल ऐसे हैं जो आपको लगेगा समान है। पहला दिया हुआ है धरती पर उपलब्ध अन्य तत्वों के साथ गुथा हुआ है, और दूसरा दिया है कि पानी से मिले अन्य पदार्थ अलग करना असंभव है। यहाँ पर इसमें दिया हुआ था कि यही सही है कि इस समय हाइड्रोजन हमारी धरती पर उपलब्ध सबसे स्वच्छ ईंधन है। मगर समस्या यह है कि पृथ्वी पर मौजूद समस्त हाइड्रोजन किसी दूसरे तत्वों से, जैसे पानी या अन्य हाइड्रोकार्बन के साथ गुथा हुआ है। ऐसे में पिघलने की प्रक्रिया में प्रदूषण होता है। तो सही उत्तर आएगा आपका कौन सा, ए। फिर हम आगे बढ़ते हैं विकल्प 5 की तरफ। पांचवा क्या कहता है, पांचवा ऑप्शन कहता है जीवाश्म ईंधन से बचना क्यों जरूरी है। क्योंकि प्रदूषण रहित पर्यावरण के लिए, अत्यधिक व्यय से बचने के लिए, आधुनिक बनने के लिए, या सभी के साथ चलने के लिए। तो यहाँ सही उत्तर बहुत सरल था, विकल्प ए, प्रदूषण रहित पर्यावरण के लिए। आगे बढ़ते हैं, हम देखते हैं प्रश्न क्रमांक 5 क्या कहता है। इसका प्रश्न क्रमांक 5 कहता है गद्यांश के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों को ध्यानपूर्वक पढ़िए और उसमें से आपको एक सही विकल्प छांट कर लिखना है जो दिए हुए हैं। तो लिखा है कि हाइड्रोजन ईंधन से हमें कौन कौन से लाभ मिलेंगे। जीवाश्म ईंधन, कच्चा तेल आदि पर निर्भरता कम होगी, बिल्कुल ये दिया हुआ है उसमें। फिर है सबको बहुत सस्ती दरों पर बिजली उपलब्ध होगी, ऐसा कुछ भी नहीं दिया गया है। तीसरा है ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन में काफ़ी कमी आ जाएगी। तो ये पॉइंट भी दिया हुआ है और ये पहला पॉइंट भी दिया है, लेकिन ये दूसरा पॉइंट कहीं नहीं दिया हुआ है। तो हम देखते हैं अब सही विकल्प क्या हो सकता है। केवल एक नहीं, एक और तीन सही है, तीन सही है, एक और दो सही है। तो सही उत्तर आएगा एक और तीन सही है। अब हम चलते हैं आगे आपठित गद्यांश की तरफ। आपठित गद्यांश के प्रश्न बहुत सरल है, आप लोगों को थोड़े से कठिन महसूस हो रहे थे, जैसा कि मैंने आप लोगों से जब फीडबैक लिया तब समझ में आया। कथन और कारण पर विचार करते हुए आपको सही विकल्प चुनना है। किसान को वर्षा की प्रतीक्षा में एक एक दिन भारी पड़ता है, ये बात बिल्कुल सही है, कथन सही है। किसान का परिश्रम वर्षा पाकर ही फलीभूत होता है, ये भी कारण भी बिल्कुल सही है। अब हम देखते हैं कथन सही है किंतु कारण कथन की सही व्याख्या नहीं करता, नहीं ये तो हो नहीं सकता।
फिर है कथन सही है और कारण कथन की सही व्याख्या है। फिर है कथन सही है किंतु कारण गलत है, तो ये भी नहीं हो सकता। और फिर है कथन गलत है किंतु कारण सही है, तो ये भी नहीं है। तो मतलब सही कौन सा है? विकल्प बी, कथन सही है और कारण कथन की सही व्याख्या है। प्रश्न क्रमांक 2, कवि ग्राम देवता को कहाँ बिठाकर सम्मान देना चाहता है? ऊंचे पहाड़ों पर, उच्च सिंहासन पर, हरे भरे खेतों में और पेड़ों की छांव में। देखिए प्रिय विद्यार्थी, यहाँ आप जब पद्यांश को पढ़ रहे हैं तब आपको ऐसा लग रहा है कि उसमें कह रहे हैं, क्या कह रहा है? देखो कवि कहता है, तुम जन मन के अधिनायक हो, तुम हंसो कि फूले फले देश, आओ सिंहासन पर बैठो, यह राज तुम्हारा अशेष, उर्वर भूमि नए खेत। तो यहाँ पर देखो उसको एक सिंहासन पर बैठाने की बात की जा रही है। तो यहाँ सही उत्तर क्या आएगा? उच्च सिंहासन। फिर है मृतक अंकुर भी उठे जाग का अभिप्राय है। यहाँ पर मैं अब आपको सीधे उत्तर ही देते चलता हूँ जिससे आप लोगों का भी समय बचेगा। यहाँ सही उत्तर आएगा, स्नेह श्रम से बीज भी प्रस्फुट हो जाते हैं। फिर है कवि ने नारी शक्ति किसे कहा है? तो कवि ने नारी शक्ति कहा है किसान को, ना कि उसकी पत्नी या उसकी माँ को। आगे बढ़ते हैं हम। इसी में पांचवा प्रश्न कहता है, काव्यांश में किसान को मनुष्येष क्यों कहा गया है? तो देखिए यहाँ पर सही उत्तर आएगा, शेषनाग की भांति धरती का भार धारण करने के कारण। किसके कारण? शेषनाग की भांति धरती का भार धारण करने के कारण। देखो यहाँ पर दिया हुई है, नए धान्य से सजे बेश, तुम भू पर रहकर भूमि भार धारण करते हो मनुज शेष। तो सही उत्तर आएगा विकल्प सी। हम आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न क्या कहता है? क्षमा चाहता हूँ बच्चों, शायद एक पेज ज्यादा निकल गया है। 5 6, अच्छा अभी 7 कहाँ? हाँ ये 7, पेज नंबर 7 क्या कहता है? पेज नंबर 7 कहता है आपके पास प्रश्न क्रमांक 3। प्रश्न क्रमांक 3 क्या कहता है? प्रश्न क्रमांक 3 कहता है कि आपका जो पहला प्रश्न है इसमें से आपको स्तंभ 1 और स्तंभ 2 में से सम्मिलित कीजिए और सही विकल्प का चयन कीजिए। पान वाले के लिए यह एक मज़ेदार बात थी, लेकिन हालदार साहब के लिए चकित करने वाली थी। तो ये कैसा वाक्य है? ये प्रिय बच्चों ये संयुक्त वाक्य है। फिर है, एक बार ऐसा हुआ कि मूर्ति पर कोई चश्मा नहीं था, ये मिश्र वाक्य है। और फिर है, हालदार साहब चक्कर में पड़ गई, ये सरल वाक्य है। तो अब आप देखिए कि पहले में का तीसरा कहाँ दिया हुआ है? ये दिया है सी में, देखिए। तो ये सी सही उत्तर होगा इसका। आगे बढ़ते हम प्रश्न क्रमांक 2 की तरफ। निम्नलिखित वाक्यों में संयुक्त वाक्य पहचान कर नीचे दिए गए विकल्पों से मिलाइए। कहानी यह कहती है कि, ये संयुक्त वाक्य नहीं है। उसने पान नीचे थूका और अपनी लाल बत्ती सी दिखाकर बोला, ये सही है, ये संयुक्त वाक्य है। अब हालदार साहब को बात कुछ समझ में आई, ये संयुक्त वाक्य नहीं है। हालदार साहब ने पान खाया लेकिन उससे कुछ पूछा नहीं, ये संयुक्त वाक्य है। तो अब आप देखिए 2 और 4 ऑप्शन कहाँ हैं? 2 और 4 ऑप्शन है ऑप्शन डी में। तो यहाँ पर सही उत्तर आएगा डी। हम आगे बढ़ते हैं प्रश्न क्रमांक 3 के ही अगले हिस्से की तरफ। अगला हिस्सा क्या कहता है? अगला हिस्सा कहता है, निम्नलिखित वाक्यों में से मिश्र वाक्य छांटिए। तो यहाँ पर प्रिय बच्चों पहला ही विकल्प मिश्र वाक्य है। यदि समय मिले तो सभी समाजों में विद्वानों की के व्याख्यान भी सुने। ठीक, आगे बढ़ते हैं हम प्रश्न क्रमांक 4 की तरफ। हमने भी उनके सामने की बर्थ पर बैठकर आत्मसम्मान में आंखें चुरा ली। इसका सही आपको संयुक्त वाक्य वाला विकल्प बताना था। तो यहाँ सही विकल्प आएगा विकल्प बी, हम भी उनके सामने की बर्थ पर बैठे लेकिन आत्मसम्मान में आंखें चुरा ली। प्रश्न क्रमांक 5, खीरे को खिड़की से बाहर धोया और तौलिए से पोंछ लिया। इसमें आपको सरल वाक्य बताना था। तो सरल वाक्य है, खीरों को खिड़की से बाहर धोकर तौलिए से हाथ पोंछ लिया। उम्मीद करता हूँ आप लोगों के ये सारे के सारे विकल्प बिल्कुल सही होंगे।
प्रश्न क्रमांक 9 की तरफ बढ़ते हैं हम। प्रश्न क्रमांक 9 में पेज क्रमांक 9 की तरफ बढ़ते हैं हम। प्रश्न क्रमांक 4 जिसमें बात है। अब यहाँ दिया है अम्मा पैदल चल नहीं सकती। यशपाल द्वारा सामंती वर्ग पर कटाक्ष किया गया है और उससे इतनी देर कैसे बैठा जाएगा। अब आपको सही क्रम बताना था। तो बच्चों पहला जो वाक्य है वो कृतवाच्य है, दूसरा जो वाक्य है वह कर्मवाच्य है और तीसरा जो वाक्य है वह है भाववाच्य। तो अब आप देखिए, पहले का तीसरा, दूसरे का पहला और तीसरे का दूसरा कहाँ मिलता है? सी में। तो सही विकल्प आएगा सी। आगे बढ़ते हैं हम इसी के दूसरे प्रश्न की तरफ। निम्नलिखित में से भाववाच्य आपको छांट के लिखना है। सॉरी। आओ अब छत पर चला जाए। लेखक ने अपने दृष्टिकोण से संस्कृति की परिभाषा दी। ये यथार्थवादी शैली के विशिष्ट रचनाकार हैं और हमसे रात भर कैसे जागा जाएगा। तो यहाँ पर विकल्प क्रमांक 1 और विकल्प क्रमांक 4 ये दोनों के दोनों भाववाच्य हैं। तो जहाँ पर आपको ये दोनों मिल रहे हैं वहाँ आपका सही उत्तर है। तो सही उत्तर होगा विकल्प डी। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। कहाँ चलते हैं हम? इसी में अगले विकल्प की तरफ। प्रश्न क्रमांक 3, सॉरी, हाँ, 4 का 3 क्या कहता है? लाहौर के नेशनल कॉलेज से उन्होंने बीए किया। कौन सा वाच्य होगा? देखिए यहाँ कर्ता की प्रधानता है इसलिए कर्तृवाच्य होगा। फिर है उनके द्वारा खीरे पर नमक मिर्च छिड़का गया। इसमें कौन सा वाच्य है? तो यहाँ द्वारा आया है, कर्म की प्रधानता है इसलिए कर्मवाच्य होगा। फिर है हालदार साहब नेताजी की मूर्ति के बदलते चश्मे को देखते। कर्मवाच्य में बदलना था। तो देखिए यहाँ पर आएगा हालदार साहब द्वारा नेताजी की मूर्ति के बदलते चश्मे को देखा जाता, मतलब बी। हम आगे बढ़ते हैं। इसमें थोड़े से और आगे आते हैं। थोड़े से और आगे आने पर हम पाते हैं प्रश्न क्रमांक 5। ये जो आप लोगों को थोड़ा सा कठिन लगा। यहाँ पर 5 शब्द दिए थे जिनका आपको पद परिचय देना था। तो देखिए पहला शब्द था उनके राम। ध्यान दीजिएगा, उनके राम। किसके राम? उनके राम मानवीय मर्यादाओं और आदर्शों के प्रतीक हैं। तो यहाँ पर उनके राम क्या होगा? उनके राम है प्रिय बच्चों अन्य पुरुष सर्वनाम, मतलब विकल्प बी सही होगा। हम आगे बढ़ते हैं प्रश्न क्रमांक 5 के विकल्प मतलब प्रश्न 2 की तरफ। प्रश्न 2 क्या कहता है? प्रश्न 2 कहता है ये हम प्रश्न क्रमांक 10, 14, 13, 11 यहाँ है। थोड़ा सा क्रम बदल गया था। मानवीकरण, मानवीय। अब ये मानवीय क्या है? गुणवाचक विशेषण है, बिल्कुल। एक वचन है, बिल्कुल। स्त्रीलिंग है, बिल्कुल। मर्यादाओं और आदर्शों का विशेष है, बिल्कुल। तो सही उत्तर होगा विकल्प बी। फिर है और क्या था? ये बिल्कुल सरल था। समाधिकरण समुच्चय बोधक योजक था और मर्यादाओं और आदर्शों को जोड़ रहा था। जिनके जिनके भी अन्य पुरुष होगा प्रिय विद्यार्थियों। तो अन्य पुरुष सर्वनाम पुल्लिंग आदरार्थक बहुवचन संबंध कारक। फिर 5 तुलसी, तुलसी व्यक्तिवाचक संज्ञा है, बहुवचन नहीं है। अब फिर कहाँ है? तुलसी व्यक्तिवाचक संज्ञा है और एक वचन है। क्या है? तुलसी व्यक्तिवाचक संज्ञा, एक वचन, पुल्लिंग और कर्ता कारक, मतलब विकल्प डी सही होगा। आगे बढ़ते हैं हम 11, 12, पेज क्रमांक 12। बहुत सरल अलंकार आए थे, इतने सरल अलंकार की सारे के सारे सही थे। बहुत काली सिल जरा से लाल केसर से, इसमें उत्प्रेक्षा अलंकार है। देख लो साकेत नगरी, इसमें अतिशयोक्ति अलंकार है। सिर फट गया उसका मानो, चूंकि मानो शब्द आ गया था तो यहाँ उत्प्रेक्षा अलंकार है। फिर है बन शारदी चंद्रिका चादर ओढ़, तो यहाँ पर ये मानवीकरण किया गया है तो मानवीकरण अलंकार है। और फिर आपका जो ये अंतिम था 5वां था, इसमें था आपका रहीमन पानी, मतलब श्लेष अलंकार। तो ये 5 के 5 आपके बिल्कुल सही हैं। यदि आपने लगाए हैं, कोई 4 करने थे, आप 5 करके आए होंगे, आपके 5 के 5 सही हैं।
अब है कथन और कारण पर विचार करते हुए सही विकल्प चुनना है। पानी की रोपनी हो रही है, धान की रोपनी हो रही है, वातावरण खुशनुमा है। कारण आषाढ़ की रिमझिम है। अब यहाँ पर आपको बताना है कथन सही है किंतु कारण गलत है, कथन गलत है किंतु कारण सही है, कथन के लिए कारण सही व्याख्या है। सही विकल्प है आपका सी, कथन के लिए कारण सही व्याख्या है। अब बढ़ते हैं हम इसमें आगे। प्रश्न क्रमांक 2, निम्नलिखित में से कौन सा कथन गद्यांश से संबंधित नहीं है? सब धान के बीज लगा रहे थे, ये कथन गलत है, ये संबंधित नहीं है पाठ से, क्योंकि धान के पौध लगाई जा रही थी, ना कि धान के बीज लगाए जा रहे थे। अगला है उनका कंठ एक एक शब्द को संगीत के जीने पर चढ़ा रहा था, तो यहाँ विकल्प डी सही आएगा। उनके संगीत के स्वरों का उतार चढ़ाव सहज ही लोगों को अपनी तरफ आकर्षित कर रहा था। प्रश्न 4, यह क्या है, यह कौन है, यह किसके लिए प्रयुक्त हुआ है? तो ये बाल गोविंद भगत के मधुर आवाज के लिए प्रयुक्त हुआ है, मतलब विकल्प सी सही है। पूर्वाई से क्या तात्पर्य है? आपने यदि मेरे एमसीक्यू को पढ़ा था, सुना था, तो उसमें मैंने ये प्रश्न दिया था, और ये देखिए यहाँ पर आया भी है। पूर्वाई से क्या तात्पर्य है? पूरब से आने वाली हवाएं। पूरब से आने वाली हवाओं को हम क्या कहते हैं? पूर्वाई कहते हैं। आगे बढ़ते हैं हम, थोड़ा सा क्रम गड़बड़ा गया था प्रिय बच्चों। हाँ, यहाँ आगे हैं हम। आगे है नेताजी का चश्मा पाठ में हालदार साहब को कौन सी बात अच्छी नहीं लगी? तो यहाँ सही विकल्प बहुत आसान है। पान वाले द्वारा कैप्टन का उपहास उड़ाना उन्हें बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। लखनवी अंदाज पाठ के अनुसार कौन सा कथन सही है? गाड़ी के सेकंड क्लास के डिब्बे में कुछ एक लोग थे, ये गलत है। नवाब साहब ने संगति के लिए तुरंत हाथ बढ़ाया, ये भी गलत है। नवाब साहब ने लेखक को ककड़ी के लिए पूछा। और अगला है नवाब साहब ने एक एक फांक खिड़की के बाहर फेंक दी। तो ये विकल्प डी पूर्ण रूप से सही है। सी सही हो सकता है, लेकिन यहाँ चूंकि ककड़ी दिया है खीरे के स्थान पर इसलिए इसको आप सही ना माने। सही विकल्प होगा विकल्प डी, नवाब साहब ने एक एक फांक खिड़की के बाहर फेंक दी। आगे बढ़ते हैं हम प्रश्न क्रमांक 9 की तरफ। प्रश्न क्रमांक 9 का पहला विकल्प, लक्ष्मण द्वारा रघुकुल के में किस किस पर सूरवीरता ना दिखाने की बात कही गई है? ये भी मैंने एमसीक्यू में दिया था यदि आप देखा हो तो। यहाँ पर सही आएगा विकल्प सी, ब्राह्मण देवता ब्राह्मण भगवान के भक्त, और गाय पर क्या नहीं दिखाई जाती है? वीरता नहीं दिखाई जाती है। आगे बढ़ते हैं हम प्रश्न क्रमांक 2 की तरफ। प्रश्न क्रमांक 2 कहता है, यज्ञोपवीत धारी ब्राह्मण समझकर हम अपने क्रोध को नियंत्रित कर रहे हैं, व्यवहार को सहन कर रहे हैं, यह भाव किस पंक्ति में है? तो ये आएगा आपका विकल्प डी, भृगुसुत समुझ जनियु बिलो की, जो कछु कहो सहो ऋष रोकी। फिर है विकल्प 3, प्रश्न 3, यहाँ कुमड़बतिया को नाही जे तर्जनी देख मरी जाई। देखिए इसमें जरूर थोड़ा सा कंफ्यूजन था। हम दुर्बल नहीं हैं जो आपके फरसे को देख कर डर जाएंगे, और हम दुर्बल नहीं हैं जो आपके क्रोधपूर्ण वचनों से डर जाएंगे। तो यहाँ सही आएगा विकल्प सी, क्योंकि मैंने आप लोगों को कक्षा में बताया भी है कि तर्जनी हमेशा क्रोध अहंकार को दिखाने के लिए प्रयुक्त होती है। जब आप किसी पर चिल्लाते हैं, किसी को चुप रहने के लिए कहते हैं, तो आप चुटकी बजाकर उसको तर्जनी ही दिखाते हैं। अब वैसे भी आप तर्जनी ही दिखाते हैं, जो क्रोध का सूचक है। विकल्प प्रश्न 4, इन पंक्तियों में लक्ष्मण ने परशुराम के लिए किन पंक्तियों में लक्ष्मण ने परशुराम पर व्यंग्य किया है? तो इसका सही उत्तर आएगा विकल्प डी, बिल्कुल नहीं, विकल्प सी, हे मुनिश्रेष्ठ महान योद्धा होते हुए भी आपको बार बार फरसा दिखाने की क्या आवश्यकता है? अब हम चलते हैं प्रश्न क्रमांक 5 की तरफ। लक्ष्मण कोमल वाणी से किन्हें संबोधित कर रहे थे? तो सही उत्तर आएगा मुनि परशुराम जी को वह संबोधित कर रहे थे। अब हम बढ़ते हैं पेज क्रमांक 17 और प्रश्न क्रमांक 10, उत्साह कविता में बादलों की तुलना किससे की गई है? बच्चों ये भी मैंने एमसीक्यू में जो आपको बना के भेजे थे उसमें दिया था। यहाँ आएगा घुंघराले बाल से। किससे? घुंघराले बाल से। फिर है, यह दंतोरित मुस्कान कविता के संदर्भ में लिखिए कि एक मिनट, कि
कठोर मन कब पिघल जाता है? तो यहाँ सही उत्तर आएगा विकल्प डी, बालपन के सहज स्पर्श से। प्रिय विद्यार्थियों, बस एमसीक्यू हुई इस उत्तर कुंजी के साथ आप लोगों को। बाकी प्रश्नों को आप लोग करके आए होंगे। सबके प्रश्न अलग अलग होते हैं, इसलिए इनको उत्तर कुंजी में देना आवश्यक नहीं है। धन्यवाद।